हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की क्लास चल रही थी, इसमें हम पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी थर्ड पेपर, ठीक है। उसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत लास्ट में हमने क्या पढ़े थे? ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रेशर्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या है? प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, अर्थात इसको कहते हैं हम जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन एंड जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक ध्यान दिला देता हूं, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़े थे? परासरण, ठीक है। क्या पढ़ा था? परासरण पढ़ा था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या? ऑस्मोसिस, ठीक है। क्या कहा था? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में हम के अंतर्गत हमने दो प्रकार के ऑस्मोसिस बताया था। एक तो बताया था बहिपरासरण, ठीक है। क्या बताया था? बहिपरासरण। तथा दूसरा जो टॉपिक बताया था, दूसरा प्रकार जो है परासरण का, वह है अंतःपरासरण, ठीक है। क्या है? अंतःपरासरण, जिसमें हमने बताया था बहिपरासरण क्या होता है और अंतःपरासरण क्या होता है। बहिपरासरण का मतलब होता है कि जब किसी पादप कोशिका को या जीवित कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है। कैसे विलयन में? अति परासरी विलयन में रखा जाता है, तो जो जल के अणु हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं? कोशिका से बाहर विलयन की गति करने लगते हैं, अर्थात बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के परासरण को क्या कहा जाता है? बहिपरासरण कहते हैं। तथा अंतःपरासरण किसे कहते हैं? कि जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल जो है विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं, जिससे कोशिका क्या हो जाती है? स्फीत हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम अंतःपरासरण कहते हैं। तो परासरण क्रिया के द्वारा ही हम क्या समझने वाले हैं? जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। अब जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? देखो कि जीव द्रव्य कुंचन का मतलब है जीव द्रव्य का संकुचित हो जाना। क्या है? जीव द्रव्य का संकुचित हो जाना। अब जीव द्रव्य कब संकुचित होगा? कि जब जो कोशिका है उसमें जो उपस्थित कोशिका द्रव्य है वो क्या संकुचित कैसे होगा? कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो जल के अणु हैं वो क्या करने लग जाए? बाहर निकल जाए, क्या हो जाए? कोशिका से बाहर की तरफ गति करने लग जाए, बाहर निष्कासित हो जाते हैं, तो जीव द्रव्य क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। इसको ही क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब जीव द्रव्य कुंचन का क्या है? कि जब किसी कोशिका को, ठीक है, जब किसी कोशिका को, ठीक है, कैसे विलयन में रखा जाए? अति परासरी विलयन में। कैसे विलयन में? अति परासरी विलयन में रखा जाता है। अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो बहिपरासरण के कारण, देखो मैंने बताया था ना कि, ठीक है, किसके कारण? बहिपरासरण के कारण जल जो है, जल कोशिका से विलयन की ओर, कोशिका से विलयन की ओर बाहर गति करने लगता है, बाहर गति करने लगता है, जिससे जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है तथा कोशिका भित्ति से पृथक हो जाता है, इस कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका
जीव द्रव्य कुंचित कोशिका तथा इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, कि मान लीजिए ये कोई कॉमन कोशिका है। ठीक है, क्या है? एक प्लांट कोशिका है। ठीक है, जब इस कोशिका को क्या करने लगते हैं हम, किसी अति पराशरी विलयन रखते हैं। अति पराशरी विलयन का मतलब क्या है कि जब विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर विलयन उपस्थित जल की सांद्रता से कैसी हो, अधिक हो, उसको कहा जाता है अति पराशरी विलयन। तो क्या होता है कि जब कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका को हम किस में रखा जाता है? अति पराशरी विलयन में रखते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य है इसका पूरा कोशिका द्रव्य है। ठीक है, इसमें मध्य में क्या उपस्थित होती है? वेबी उपस्थित होती है, रेतिका उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य में या जीव द्रव्य में न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स अन्य कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अब जब इस कोशिका को किस में रखा हमने? अति पराशरी विलयन में रखते हैं। तो क्या होता है? धीरे धीरे जो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, वो क्या करने लगता है? सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित कोशिका द्रव्य में जो जल के अणु हैं वो कहाँ की ओर मूव करने लग जाते हैं? हमारे विलयन की ओर मूव करने लग जाते हैं। अब जब कोशिका द्रव्य से उपस्थित जल के अणु बाहर विलयन की ओर मूव करने लग जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर जल की कमी हो जाती है। अब जल की कमी होगी तो कोशिका द्रव्य धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? सिकुड़ने लग जाता है, संकुचित होने लग जाता है। ठीक है, कोशिका का श्रत होने लग जाती है। संकुचित का मतलब कोशिका श्रत होने लग जाती है, पिचकने लग जाती है, जिसके कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कोशिका भित्ति से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, वो कोशिका भित्ति से धीरे धीरे पृथक होने लग जाता है और धीरे धीरे संकुचित होगी जब तक बहिर्परासरण की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, जब तक बहिर्परासरण की क्रिया चलती रहती है ये जीव द्रव्य धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। सिकुड़ का क्या होता है? छोटे से रूप में एक साइड में, ठीक है, कोशिका के अंदर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से जो पूरा जीव द्रव्य है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है और कोशिका भित्ति से पूर्णतः कैसा हो जाता है? पृथक हो जाता है। इस प्रकार की जो ये कोशिका है, इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल अर्थात जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। तथा ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? हमारी जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा से एक बार देखते हैं कि देखो जीव द्रव्य कुंचन में क्या होता है कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो वही पराशरण के कारण जल कोशिका से विलयन की ओर बाहर गति करने लगता है, जिससे जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है तथा कोशिका भित्ति से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। इस कोशिका को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम जीव द्रव्य विकुंचन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन की बात करते हैं तो इसकी जस्ट क्या हो जाएगी? हमारी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी क्या है? प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस। ठीक है, किसकी प्रोसेस? प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस है। यदि इसी को हम क्या करते हैं कि जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, ठीक है, जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को किसके अंदर रखते हैं? अल्प पराशरी विलयन में। देखो, जब जीव द्रव्य कुंचन होता है तो अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, लेकिन जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को किस में रखा जाए? अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है। अब इसको अल्प पराशरी विलयन में रखा जाएगा इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, तो अब क्या होगा? वही पराशरण नहीं होगा, क्या होगा? अंतः पराशरण। क्या होगा? अंतः पराशरण होगा। अंतः पराशरण के कारण जल क्या हो जाएगा? इसके अंदर कोशिका के अंदर गति करने लगता है। जल जो है विलयन से कोशिका के अंदर गति करने लगता है, जिससे धीरे धीरे कोशिका क्या होने लग जाती है? स्फीत होने लग जाती है और क्या हो जाती है? पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? पूर्णतः आकार ग्रहण कर लेती है, पूर्ण स्फीत अवस्था में आ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? डीप्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि जब किसी
प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ठीक है, किसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो अंतः परासरण के कारण जल जो है विलयन से कोशिका की ओर, ठीक है, किसकी ओर, विलयन से कोशिका की ओर मूव करने लगता है। देखो जब किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, कैसे विलयन में, अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो अंतः परासरण के कारण, किसके कारण, अंतः परासरण के कारण जल जो है विलयन से कोशिका की ओर गति करने लगता है, जिससे जीव द्रव्य क्या हो जाता है, स्फीत हो जाता है, ठीक है, जिससे जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, स्फीत हो जाएगा, या जीव द्रव्य क्या, पूरी कोशिका, जिससे कोशिका कैसी हो जाती है, स्फीत हो जाती है, तथा सेल वॉल जो है वो क्या हो जाता है, पूर्णतः स्फीत कोशिका में आ जाता है। इस कोशिका को क्या कहते हैं हम, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका देखेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, जिससे कोशिका स्फीत हो जाती है तथा कोशिका पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है, क्या कर लेती है, पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है। इस कोशिका को विकुंचित कोशिका तथा इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारी इसकी जीव द्रव्य विकुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं लास्ट, ठीक है, जीव द्रव्य विकुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन क्या होता है। जीव द्रव्य विकुंचन में यह है कि जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो वही परासरण के कारण जो जल है कोशिका से विलयन की ओर गति करने लगता है, जिससे जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और कोशिका वृद्धि से पृथक हो जाता है। ऐसी कोशिका को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोलाइसिस से जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। इसके विपरीत जो होता है कि जब किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को या जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो अंतः परासर के कारण जल विलयन से कोशिका के अंदर मूव करने लग जाता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, पूर्णाकार ग्रहण करती है। इस कोशिका को विकुंचित कोशिका कहते हैं, स्फीत कोशिका कहेंगे तथा इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अब इसका जो महत्व है वो क्या है, ठीक है, इस प्रक्रिया का महत्व क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, कि जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन का क्या महत्व होता है। तो इसका पहला महत्व ये है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस के कारण ये जो है कोशिका की, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली को सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है, अर्धपारगम्य प्रकृति को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, ठीक है। इससे हमें यह पता लग जाता है कोशिका के बारे में कि जो कोशिका है वो कैसी है, अर्धपारगम्य है, पारगम्य है या अपारगम्य है, तो हमको इसके बारे में पता लग जाता है, ठीक है। दूसरा ये है इसके द्वारा प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस के द्वारा हमको ये कोशिका की, ठीक है, जीवित या मृत प्रकृति का पता लग जाता है। किसका पता लगता है, जीवित या मृत प्रकृति का पता लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस जो होती है केवल और केवल जीवित कोशिकाओं के द्वारा दर्शाई जाती है, जिसके द्वारा हमको ये पता लग जाता है कि यदि प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस हो रही है तो जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका है। यदि प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस नहीं हो रही है तो कोशिका कौन सी अवस्था में होगी, मृत अवस्था में पाई जाती है।
ठीक है, अर्थात ये जो है कोशिका की जीवित व मृत प्रकृति को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारे खेतों में। ठीक है, खेतों में पाई जाती है। इसमें प्रयोग से ये है कि इस क्रिया के प्लाज्मोलाइसिस क्रिया के उपयोग के द्वारा, ठीक है, कि जो खेतों में खरपतवार उग जाती है, क्या उग जाती है, खरपतवार उग जाती है, उसके प्रक्रिया को, खरपतवारों को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। कैसे कि खरपतवार जो होते हैं जीवित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अब खेतों में क्या किया जाता है कि ऐसे सांद्र पदार्थों का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, ऐसे परासारी दुनियायुक्त पदार्थों का या सांद्र पदार्थों का स्प्रे किया जाता है, जिससे जो है खरपतवारों की जो कोशिका होती है वो कैसी हो जाती है, जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है और खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोशिका प्लाज्मोलाइज हो जाती है तो जो होते हैं खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इनका जो थर्ड उपयोग किया जाता है, महत्व है, वो है खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, क्या है, खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा हम खेतों में से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्व है किसके, जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन के। पहला महत्व कि जीव द्रव्य कुंचन विकुंचन के द्वारा कोशिका की अर्धपालना में प्रकृति को सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा है कि जो जीव द्रव्य कुंचन है वो जीवित कोशिकाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके द्वारा हम कोशिका की जीवित व मृत प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तीसरा ये है कि खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है कौन सा, जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है हमारा मूल रोम से मूल कोशिकाओं का मार्ग। ठीक है, क्या है, मूल कोशिकाओं, जल के अणुओं का मार्ग। नेक्स्ट टॉपिक है मूल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग। जल के अणुओं का मार्ग। मूल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग अर्थात जो जल अवशोषण होता है। ठीक है, जल अवशोषण में हमको ये बताया जाता है कि ये जो होते हैं पराशर दाब, स्फीत दाब आदि दाबों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आज हमको थोड़ा सा टॉपिक ये है कि मूल कोशिकाओं में जो मूल रोम से होती है उनसे लेकर जाइलम फ्लोएम तक, ठीक है, कोशिकाएं से जल के अणु किस प्रकार से वो करते हैं, पादपों को किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। ठीक है, इधर देखते हैं हम, ये जो है वो एक सेक्शन बना रहे हैं किसके, मूल का, रूट का सेक्शन है। ये कौन सी हमारी लेयर है, एंडोडर्मिस। ठीक है, कौन सी है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या उपस्थित होती है, पेरिसाइकल। ठीक है, क्या उपस्थित होती है, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के बाहर की ओर, ठीक है, एंडोडर्मिस के बाहर की ओर क्या उपस्थित होते हैं, हमारा कॉर्टेक्स उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, कॉर्टेक्स उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स के बाहर क्या उपस्थित होते हैं, हमारे एपिडर्मिस। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, एपिडर्मिस उपस्थित होता है। यही एपिडर्मिस कॉर्टेक्स वाला भाग। कॉर्टेक्स से क्या उपस्थित होगा, यहाँ पर हमारी वन लेयर की जो क्या उपस्थित होती है, एपिडर्मिस उपस्थित होती है। कॉर्टेक्स मूल में, एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्या उपस्थित पाए जाते हैं, हमारे मूल रोम्स। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, यानी मूल रोम्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मूल रोम्स उपस्थित होते हैं। अंदर की ओर जो है वो क्या उपस्थित होते हैं, हमारे जाइलम फ्लोएम। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं।
और ये जाइलम। ठीक है, तो ये तो है हमारा क्या, जाइलम सेल्स। ठीक है, ये फ्लोएम। ठीक है, ये पेरिसाइकल एंड दिस इज एंडोडर्मिस एंड दिस कॉर्टेक्स रीजन। क्या है, कॉर्टेक्स रीजन। एंड दिस एपिडर्मिस या एपिग्लेमा। ठीक है, एंड दिस रूट हेयर्स। ठीक है, क्या है, रूट हेयर्स। ठीक है, ये सेक्शन कटे हैं। अब ये हम देखते हैं कि मूल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग क्या होता है। तो ये देखते हैं कि मूल जो है जल अवशोषण का कार्य कौन करती है, मूल करती है। और ये मूल की जो मूल रूट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्या है, हमारे सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, मृदा पर। अब मूल रूट जो है वो मृदा में उपस्थित होती है। अब मृदा में उपस्थित होते हैं, मृदा में क्या पाया जाता है, जल के अणु उपस्थित होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स से उपस्थित होते हैं। अब ये जल के अणुओं में किस प्रकार से मूल रूट इनको वाटर जल के अणुओं को ग्रहण करती है और किस प्रकार से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में क्या होता है, प्रवेश करता है और अंत में जाइलम तक किस प्रकार से पहुंचता है। तो ये देखते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स उसमें जल के अणु उपस्थित हैं। तो जब ये कोशिका क्या होती है, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि जो जल के अणु का मार्ग है, ठीक है, कि वो किस पर डिपेंड करता है, एक तो टीपी एंड डीपीडी पर। ठीक है, किस पर, एक तो हमारा स्थितिदाब, टर्गर प्रेशर और विसर्जन न्यूनता। ठीक है, क्या, टर्गर प्रेशर, स्थितिदाब और विसर्जन न्यूनता पर निर्भर करता है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में देखें, कौन सी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में देखें तो जो मूल रोम की कोशिकाएं हैं, ठीक है, मूल रोम की कोशिकाओं का टीपी जो है वो कैसा होता है, कम होता है, तथा डीपीडी जो होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, टीपी कैसा होता है, कम होता है, और डीपीडी कैसा होता है, उच्च होता है। तथा बाहर की कंडीशन इसके जस्ट विपरीत होगी कि टीपी तो कैसा होगा, अधिक होगा, तथा डीपीडी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, डीपीडी कैसा होगा, कम होगा बाहर। अब जो जल के अणु है वो किस प्रकार से मूव करते हैं, कंडीशन देखते हैं कि जल के अणु जो है हाई टीपी, ठीक है, हाई उच्च टर्गर प्रेशर से, ठीक है, लो टीपी अर्थात निम्न टर्गर प्रेशर की ओर मूव करते हैं। और दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती है हमारी, अगर डीपीडी के अकॉर्डिंग लें तो कि लो डीपीडी से, ठीक है, अर्थात निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर गति करता है। केवल ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट से याद रखना है कि जो जल के अणु होते हैं वो किस किस के कारण मूव करते हैं, टीपी और डीपीडी के कारण मूव करते हैं। और कंडीशन क्या होगी कि जल के अणु हाई टीपी से लो टीपी या लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो प्रारंभिक अवस्था में मूल रोम का टीपी कैसा होता है, कम होता है, डीपीडी कैसा होता है, उच्च होता है। बाहर की कंडीशन कैसी होती है, इसके जस्ट विपरीत होती है। टीपी जो होता है अधिक होता है, डीपीडी होता है कम होता है, जिसके कारण जो जल के अणु हैं, ठीक है, जल के अणु जो है वो कहाँ की ओर मूव करने लग जाते हैं, मूल रोम की कोशिकाओं में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। अब इस कंडीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है। कंडीशन क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब जो है टीपी जो है मूल रोम की कोशिकाओं का वो कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तथा डीपीडी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। डीपीडी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसके बाद वाली जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं, एपिडर्मिस वाली कोशिकाएं हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाओं का जो टीपी होगा इस कोशिका के कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, कैसा होगा, विपरीत होगा कि जिसका एपिडर्मिस का है वो टीपीडी कैसा, टीपी तो निम्न होगा, टर्गर प्रेशर निम्न होगा, तथा डीपीडी है जो कैसा होगा, उच्च होगा। जिसके कारण जो कोशिकाओं से जल के अणु हैं वो कहाँ की तरफ मूव करने लग जाएंगे, हमारे इस कोशिकाओं में मूव करने लग जाते हैं, एपिडर्मिस में मूव करने लग जाते हैं। अब जो मूल रोम है वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, टीपी कम हो जाता है, डीपीडी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। जबकि एपिडर्मिस की कंडीशन कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। टीपी कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और डीपीडी कैसा हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब यह
कोशिकाओं का जो प्रारंभिक अवस्था होगी वो कैसी होगी हमारी, टीपी तो कैसी होगी, निम्न होगी, और डीपीडी कैसी होगी, उच्च होगी, जिसके कारण जल के अणु जो है वो इस कोशिका में प्रवेश करने लग जाते हैं। इसी बेस पर यह क्रम जो होगा निरंतर चलता रहता है, ठीक है, जिसके कारण पूरे जल के अणु में टीपी और डीपीडी के कंडीशंस के कारण, ठीक है, एपिडर्मिस से भरपूर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जिन कोशिकाओं के द्वारा जल के अणु का मार्ग होता है उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, पासेज सेल, ठीक है, क्या कहा जाता है, पासेज सेल अर्थात पथ कोशिकाएं कहा जाता है। अंत में इसी क्रम में ये जो जल के अणु है वो कब करने जाते हैं, एंडोडर्मिस में पहुंच जाते हैं, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से कहां पर प्रवेश कर जाते हैं, जाइलम में प्रवेश कर जाते हैं, और जाइलम के द्वारा, ठीक है, इसको कहां तक मूव करवा दिया जाता है, पूरे प्लांट के अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जल के अणुओं का मार्ग होता है, ठीक है। तो जल के अणुओं का जो मार्ग होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले जल जो होता है मूल रोम में प्रवेश करता है, ठीक है, मूल रोम के द्वारा कहां पर प्रवेश जाएगा, एपिडर्मिस पर, ठीक है, एपिडर्मिस से कहां पर जाएगा, कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, कहां पर, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कहां पर जाएगा, पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से अंत में कहां पर पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है। ये जो निरंतर क्रम है जल के अणुओं का, जो ये क्रम है वो ध्यान रखना किसके कारण होता है, डीपीडी के कारण होता है। मुख्य जो है वो अंतर जो है, मुख्य कारण जो है वो किसके कारण होता है, डीपीडी ग्रेडियंट अर्थात विसरण दाब प्रवणता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मूल कोशिकाओं से, मूल रोम से जो जल के अणु है जाइलम तक प्रवेश कर जाते हैं, और जाइलम के द्वारा पादप के अन्य भागों तक स्थानांतरित कर दिए जाता है। ये है हमारा क्या जल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग, ठीक है। तो आज जो है हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस एंड मूल कोशिकाओं में जल के अणुओं का मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपिरेशन अर्थात बाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे।